हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विपिन क्लासेस में। तो दोस्तों, तो हो जाइए तैयार। मैं विपिन कुमार एक बार फिर से आप सभी के सामने आपके मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का एक और नए वीडियो लेकर आपके लिए आ गया हूं। तो आज मैं फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का पार्ट 8 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आप सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को फिर आज मैं बनाऊंगा। तो आप भी मेरे साथ हो जाइए तैयार। नोटबुक और पेन को लेकर बैठ जाइए। सभी प्रश्नों को नोट करते चलिएगा, क्योंकि यह समय है घर से बैठकर तैयारी करने का। मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। यह समय भी एक दिन गुजर जाएगा। कहा गया है, जब खुशी न ठहरी तो इस गम की औकात क्या, ये भी एक दिन जरूर चला जाएगा। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। मेरे साथ निरंतर वीडियो जो आ रहे हैं उन सभी वीडियो को देखते चलिए। मैं दावा करता हूं कि आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट मेरे वीडियो द्वारा एकदम 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए बिना समय बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, तो आज के मैं इस वीडियो में सबसे पहला प्रश्न यह लेकर आया हूं कि यदि किसी दो व्यक्तियों के आय का अनुपात 9:7 है एवं उनके व्यय का अनुपात यानी कि खर्च का अनुपात 4:3 है, तो यदि इनमें से प्रत्येक व्यक्ति यानी कि दोनों 2000 रुपए प्रति माह बचा पाता है, यानी कि वो अपना सेविंग कितना कर लेता है 2000, तो उनकी मासिक आय ज्ञात करना है। यानी कि अगर दो व्यक्ति है तो दोनों का इनकम कितना के रेशियो में है 9:7 यानी 9:7, और खर्च यानी कि उसका कितना है 4:3। तो वो कमा रहा है और खर्च कर रहा है, फिर भी क्या कर रहा है, दोनों 2000 रुपए प्रति माह सेविंग कर ले रहे, नहीं बचा पा रहा है। तो उनका क्या ज्ञात करना है, मासिक आय ज्ञात करना है। तो फिर जब भी अनुपात में क्वेश्चन दिया जाता है तो क्या ले लेते हैं, हम एक अनुपातिक गुणांक ले लेते हैं। यहाँ भी अनुपात में है तो दो अनुपात है, यानी यहाँ एक अनुपात है। क्या यह देखिए क्या कर रहा है, दोनों व्यक्तियों का आय यानी कि एक व्यक्ति का आय यह है, एक का यह है, और इसका खर्च यह है तो इसका खर्च यह है। यानी कि पहला का अगर आय यहाँ है तो पहला का खर्च यहाँ है, दूसरे का आय यहाँ है तो दूसरे का खर्च यहाँ है। फिर भी दोनों कितना बचा पा रहा है, दोनों 2000 रुपए प्रति माह बचा पा रहा है। तो हमें दोनों की मासिक आय ज्ञात करना है, दोनों का इनकम कितना मंथली हमको ज्ञात करना है। तो लिखेंगे यहाँ सॉल्यूशन में, माना कि पहले व्यक्ति का मासिक आय कितना दिया है, 9 के अनुपात में दिया है। तो 9 अनुपातिक गुणांक x ले लेंगे, कोफिशिएंट x, तो 9x हो जाएगा। तथा दूसरे व्यक्ति का मासिक आय कितना हो जाएगा, दूसरे का मासिक आय कितना है 7 है, तो 7x हो जाएगा। x ले लिए इसमें। अब कह रहा है उनके व्यय का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो फिर लिखेंगे और पहले व्यक्ति का मासिक व्यय कितना हो जाएगा 4, तो यानी 4y अब यहां लेंगे 4y, तथा दूसरे व्यक्ति का मासिक व्यय कर दीजिए, यहां से काम चल जाएगा इसे। इसका कितना है 3, तो 3y हो जाएगा यानी 3y। इस प्रकार अब क्या करने का देखिए, प्रश्न से दोनों कितना बचा रहा है 2000 रुपए प्रति माह बचा रहा है। यानी कि पहला व्यक्ति यदि 9 के अनुपात में कमा रहा है, 4 के अनुपात में खर्च कर रहा है, तो उसका कितना बच जा रहा है 2000। यानी कि टोटल इनकम ज्यादा होगा, खर्च कम होगा, तभी तो बचेगा ना। ये नहीं कि हम कमाए 5 रुपए खर्च कर दिए 8 रुपए, तो कहां से बचेगा। कमाएंगे ज्यादा, खर्च कम करेंगे, तभी तो हमारा क्या होगा, बचत होगा। तो वह कमाया 9 रुपया यानी कि 9x, और खर्च किया 4 यानी कि 4y। अनुपात में इसलिए x y तो गुणांक लेना पड़ेगा। तो 9x में से जब 4y माइनस करेंगे यानी उसका सेविंग हो जाएगा, कितना हो रहा है 2000। तो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा कह रहा है कि अगर वो 7 के अनुपात में कमा रहा है और 3 के रेशियो में खर्च कर रहा है, तो भी 2000 भी बचा रहे, यानी कि 7x इनकम हुआ और 3y खर्च हो गया, तो भी यह क्या बचा रहा है 2000 बचा, यानी कि आपका दूसरा इक्वेशन यहाँ हो गया। यहां तक तो समझ में आया। पहला का आय 9
तो इसका खर्च हो गया 4। तो 9 में से 4 घटा 2000, 9x में से 4y घटा 2000। फिर दूसरे का आय कितना है 7x और उसका खर्च कितना है 3y। तो 7x में से 3y, आय में से उसका खर्च माइनस करेंगे, बचत हमारा बराबर हो जाएगा। जिस प्रकार अगर हम 4000 कमाए 2000 खर्च कर दिए तो हम आय यानी इनकम में से खर्च माइनस कर देंगे, हमारा सेविंग हो जाएगा, तो बराबर सेविंग। इस प्रकार का दोनों इक्वेशन हो गया। आप पहले यहाँ तक वीडियो को रोक के आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड पे स्पेस कम है। मैं इसको फिर से यहाँ से मिटा कर यहाँ से बनाना शुरू करूंगा, ठीक है। तो आप इसको पहले नोट कर ले। आइए, तो मैं सारी बात को मिटा कर केवल आपका इक्वेशन लिख दिए जिसको हमें सॉल्व करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट कितना है 9 है, यहाँ पे 7 है। तो इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, हम केवल इसका मल्टीप्लाई कर दें, हमारा इजी हो जाए। तो ये हम अपनी बार इस वीडियो में हम y का कोएफिशिएंट ले लेते हैं, यानी कि फर्स्ट के y कोएफिशिएंट से सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड के y कोएफिशिएंट से फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। यानी यहाँ 4 है तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दूसरे वाले को, यानी इसका 4 तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका 3 तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहां तक तो बात समझ में आया होगा। या क्या लिख देंगे, समीकरण 1 गुना 3 घटाओ समीकरण 2 गुना 4 से। दोस्तों यहां भी घटाना ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहां भी दोनों का चिन्ह क्या सेम है। जब भी सेम चिन्ह हो तो माइनस करेंगे तो भी हमारा बन पाएगा। तो जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 जा 27x माइनस 4 3 जा 12y और 2 6 3 जा 6, तो यानी 6000। यहां फिर करेंगे कितना हो जाएगा आपका 28x माइनस 3 4 जा 12y 2 4 जा 8। फिर यहाँ घटाव है तो क्या करेंगे हम, चिन्ह सबका चेंज करेंगे। यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस। 12y माइनस में 12y प्लस में कैंसिल। अब यहाँ देखिए 27 प्लस में और 28 माइनस में, यानी कि माइनस x बच जाएगा आपका। और यहाँ जब भी मल्टीप्लाई माइनस करेंगे यानी कि 6000 प्लस में और 8000 माइनस में, तो आपका क्या आ जाएगा माइनस 2000 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, इस प्रकार x का वैल्यू कितना आ गया 2000 आ गया। हमें इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि हमें आय ज्ञात करना है। तो आय का कोएफिशिएंट हम क्या माने थे, x माने थे। आपका क्वेश्चन यहीं तक बन गया। एक y निकालने की कोई जरूरत नहीं है, आप y निकाल भी सकते हैं, नहीं भी निकाल सकते। चलिए हम y निकाल देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि हम तो आय का कोएफिशिएंट x ही न माने थे, जो कि x का मान आ गया। तो पहला का आय क्या था 9, तो 9x, तो 9x में x का वैल्यू रख देंगे 2000, यानी कि 18000 हो जाएगा। दूसरे का था 7, तो 7 में 2000 से गुना कर देंगे 14000 हो जाएगा हमारा। तो इस प्रकार यहां से बन जाएगा। y के इसमें कोई जरूरत नहीं है, फिर भी हम y निकाल देते हैं। पहला इक्वेशन क्या था 9x माइनस 4y बराबर 2000। तो 9 इंटू x का वैल्यू 2000 माइनस 4y इक्वल टू 2000। यहाँ के देखिए यहाँ हो जाएगा आपका 18000 माइनस 4y बराबर 2000। इसको उधर जब भेजेंगे तब माइनस 4000 बराबर हो जाएगा, ये जाके 2000 में से माइनस हो जाएगा। इस प्रकार आपका माइनस 4y बराबर माइनस 16000 कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, यानी कि y का वैल्यू कितना आ गया 4000, यानी कि 4000। अब हमें क्वेश्चन में क्या करना था, दोनों व्यक्तियों का आय, यानी फर्स्ट का आय था 9x, दूसरे का आय था 7x। तो हम लिखेंगे यहां, इसलिए पहले व्यक्ति का आय बराबर 9x माने थे, तो 9x 9 इंटू x का वैल्यू कितना आ गया 2000। तो 2000 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9 गुने 2000 यानी कि इस प्रकार हो जाएगा 18000 रुपया। तथा दूसरे व्यक्ति का क्या हो जाएगा, दूसरे व्यक्ति का इसको कितना माने हैं 7x, तो 7x यानी 7 इंटू एक्स का फिर वैल्यू 2000, 2 7 जा 14 यानी कि 14000 रुपए। आपका आंसर यहाँ हो गया, पहले का आया 18000, दूसरे का आया 14000। तो आप इसे नोट कर लीजिए। प्रश्न हमारा अब तक का सबसे प्रश्न से यह अलग का प्रश्न है, आप इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि 243 रुपए को 3 ऐसे भागों में बांटे कि पहले का आधा, दूसरे की तिहाई
एवं तीसरे की चौथाई आपस में क्या है, बराबर है। पहला भाग का आधा, दूसरे का तिहाई और तीसरे की चौथाई भाग आपस में क्या है, बराबर है। तो हमें बांटना किसको है, 243 रुपए को बांटना है 3 भाग में, जिसमें पहले का आधा, दूसरे का तिहाई और तीसरे का ही चौथाई आपस में क्या हो, बराबर हो। तो हम क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यहां लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन में कि पहला का कह रहा है आधा, पहला का आधा माने बाई 2 बराबर है दूसरे की तिहाई, यानी दूसरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, दूसरे का तिहाई मतलब बाई 3/3 तथा तीसरे भाग का चौथाई, यानी तीसरे भाग का चौथाई मतलब 1/4 आपस में क्या है, बराबर है, यानी बराबर x है। ये सब का मान लीजिए क्या है, x है, जो कि हमें निकालना है। पहला का आधा, दूसरे का तिहाई और तीसरे का चौथाई सब क्या है, किसके बराबर है, x के बराबर। हम इसको मान लेंगे, सपोज कीजिए, ठीक है। अब यहां लिखेंगे इस प्रकार, क्या हो जाएगा, माना कि पहला भाग क्या होगा, देखिए यहां से पहला भाग बराबर, यहाँ पहला किसके बराबर, पहला का बटा 2 करेंगे तो x के बराबर, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, 2x के बराबर। क्रॉस गुना कर दीजिए ना, पहला बराबर यहाँ से 2 को यहाँ गुना कर दीजिए 2x। इसी प्रकार दूसरा भाग क्या हो जाएगा, दूसरा भाग बराबर हो जाएगा आपका, दूसरा यहाँ आ गया, यहां से फिर 3 से गुना कर देंगे 3x तथा तीसरा भाग क्या हो जाएगा, तीसरा भाग, तीसरा यानी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x। पहला भाग आपका टोटल हो जाएगा 2x, दूसरा हो जाएगा 3x और तीसरा हो जाएगा 4x। इसका जब करेंगे आधा, 2x का जब क्या करेंगे, आधा करेंगे तो केवल x बचेगा, और इसका भी क्या करेंगे, तिहाई करेंगे, 3x का तिहाई करेंगे तो फिर भी x बचेगा। तीसरा 4x है, इसका चौथाई करेंगे फिर भी क्या बचेगा, x। इस प्रकार हमारा क्या है, सभी का सभी बराबर है। तो यही हो गया, पहला भाग हमारा 2x, दूसरा भाग हो गया 3x, तीसरा भाग हो गया 4x, यानी कि यही भाग हमको क्या करना है, निकाल देना है। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि टोटल कितना रुपए है, 243, यानी पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग, ये तीनों बांटे किसको, हम टोटल रुपए को ही तो बांटे हैं ना। फिर अगर सभी को हम जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, जितना जितना तीनों को मिला, यानी तीनों का अगर एक बार टोटल कर दे तो फिर कुल के बराबर यानी टोटल के बराबर हो जाएगा, यानी 243 के बराबर हो जाएगा। तो यानी पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा टोटल हमारा, 243। इसलिए लिखेंगे प्रश्न से पहला भाग जोड़ दूसरा भाग जोड़ तीसरा भाग कितना के बराबर हो जाएगा, तीनों को फिर से जब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 243 के बराबर। पहला भाग कितना है 2x, दूसरा भाग क्या है 3x, तीसरा भाग क्या है 4x, यानी 243 के बराबर। सबको जोड़ लीजिए, केवल x है, सब जुड़ जाएगा आपस में। 2 3 5 4 9x बराबर 243। 9 दूनी 18, इसमें क्या गया 6 और 63, 9 7 63, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया आपका 27, x का वैल्यू आ गया 27। अब देखिए हम पहला भाग क्या माने थे 2x, बस यहाँ x का वैल्यू रखेंगे, 2 से 27 को गुना कर देंगे, 27 दूनी 54 हो जाएगा। दूसरा आ जाएगा 3 से 27 को गुना कर देंगे 81 आ जाएगा। तीसरा निकालना है तो 4 से गुना कर देंगे 108 आ जाएगा। इस प्रकार हमारा बस हो गया। यह सबसे आसान भी था और थोड़ा अलग भी था। तो क्या हो जाएगा, इसलिए पहला भाग, इसमें y मानने की कोई जरूरत नहीं था। पहला भाग 2x तो 2 गुने 27 यानी कि 54 हो जाएगा, 54 रुपए। दूसरा भाग 3x तो 3 गुने 27 यानी कि 81 रुपए, तथा तीसरा भाग 4x तो 4 इंटू 27 यानी कि 1800 हो गया, ठीक है 108, यानी कि आपका हो गया 54 रुपए, 81 रुपए और 108 रुपए। यही 3 भाग है। इसका आधा करेंगे 27, इसका तिहाई करेंगे 27, इसका चौथाई करेंगे 27, सब आपस में बराबर। तो इस प्रकार आपका आंसर 54, 81 और 108। तो आई होप कि आपको बात समझ में आया होगा, आप इसे भी नोट कर लीजिए। दोस्तों अगला प्रश्न नंबर 3 जो है यह बहुत इंपॉर्टेंट है, अनेकों बार आपके बोर्ड की एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसे भी थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहे हैं कि एक नाविक, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक इंपॉर्टेंट, पहले इसमें तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट आप लिखिए। एक नाविक अनुप्रवाह में 8 किलोमीटर
40 मिनट में जाता है, यानी डिस्टेंस 8 किलोमीटर ट्रेवल करता है नाव द्वारा पानी में, कितना 40 मिनट में, और 1 घंटा में लौट आता है, यानी कि 8 किलोमीटर जाने में उसको समय लगा 40 मिनट, और वही 8 किलोमीटर का डिस्टेंस फिर उसे लौटने में समय कितना लगा 1 घंटा। तो सेम डिस्टेंस पे जाने में कम समय, आने में ज्यादा समय, इसमें भी थोड़ा कोई प्रॉब्लम तो होगा, तब तो होगा। तो आपको क्या करना, शांत जल में नाविक की चाल और प्रवाह की चाल, यानी धारा की प्रवाह की चाल ज्ञात करना है। तो दोस्तों जब हम धारा की दिशा में कभी भी नाव लेके चलेंगे, तो जिस प्रकार धारा हो पानी की, तो वहां क्या होगा, आपको समय कम लगेगा और कम समय में आप ज्यादा दूरी तय कीजिएगा। अगर वही ठीक उल्टा, अगर धारा इधर से है और नाव आप इधर से लेके आ रहे हैं, तो आपको उतना ही डिस्टेंस जाने में पहले की अपेक्षा क्या होगा, ज्यादा समय लगेगा। सेम बात यहाँ है, यानी कि जब अनुप्रवाह यानी कि धारा के दिशा में गया तो 40 मिनट में 8 किलोमीटर चला गया, और धारा के विपरीत दिशा में, जिसे हम ऊर्ध्व प्रवाह कहते हैं, आने में उसे कितना 1 घंटा का समय लग रहा है। तो आपको नाविक का चाल और धारा का चाल दोनों ज्ञात करना है। तो आप दोनों को क्या कर लेंगे, एक को x और एक को y मान लेंगे। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में, माना कि नाविक की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर है और टाइम भी घंटा में है, इसे घंटा में हम चेंज करना पड़ेगा तब तो हो जाएगा, तो किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा की चाल, ये शांत जल में है, धारा की चाल कितना हो जाएगा y किलोमीटर प्रति घंटा। यहां लिख देते हैं, माना कि शांत जल में, माना कि शांत जल में नाविक का चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल क्या हो जाएगा y किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप देखिए, इसलिए क्या हो जाएगा, धारा की दिशा में 2 बार, एक और धारा की दिशा में, एक और धारा के विपरीत दिशा में, धारा की दिशा में नाविक की चाल, और एक बार धारा की विपरीत दिशा में, फिर क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा में नाविक की चाल। ये 2 बात आपको समझना है। जब भी हम कभी धारा की दिशा में जब भी नाव लेके जाएंगे, तो हमारा धारा का जो मान होगा, धारा का जो चाल होगा और नाव का चाल दोनों ऐड हो गए, आपका स्पीड बढ़ जाता है। और जस्ट इसके उल्टा जब आएंगे तो नाव के चाल और धारा के चाल क्या हो जाएगा, वहां पे धारा का चाल उसमें से घट जाता है। तो नाव का चाल कितना हो जाएगा x और धारा का चाल y। तो यहाँ जब धारा की दिशा में जाएंगे तो x प्लस y चाल से जाएंगे, और जब उसके विपरीत दिशा में आएंगे तो x में से आपका y क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि धारा का चाल माइनस हो जाएगा। तो आपका धारा की दिशा में चाल हो गया x प्लस y, और धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या हो गया x माइनस y। अब प्रश्न से क्या कह रहा है कि जब भी हम धारा की दिशा में चल रहे हैं तो 40 मिनट में 8 किलोमीटर। तो आप पढ़े होइएगा फिजिक्स में कि चाल गुणे समय बराबर क्या होता है, दूरी होता है। चाल को अगर हम समय से गुना कर दे तो हमारा क्या आ जाता है, दूरी आ जाता है। तो चाल कितना है x प्लस वाई, धारा की दिशा में चाल वही ना है x प्लस वाई, और समय कितना लिया, एक बार लिख देते हैं फॉर्मूला, आपको भी प्रॉब्लम ना हो। चाल गुना समय बराबर क्या आता है, दूरी आता है। तो चाल हो जाएगा x प्लस वाई, हमारा समय भी क्या होना चाहिए, घंटा में होना चाहिए, तो मिनट में है। तो 40 मिनट को जब घंटा में बदलेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे। कितना दूरी तय कर रहे हैं, 8 किलोमीटर। इस प्रकार 0 से 0 कैंसिल, 4 से काट दीजिए ना सीधे इधर 8, यानी कि इस प्रकार हो गया आपका x प्लस वाई, 6 चला जाएगा यहां से तो गुना हो जाएगा, 2 छक 12, पहला नंबर इक्वेशन। जब धारा के दिशा में जाएगा तो x प्लस वाई बराबर 12 समीकरण बन रहा है, तथा जब धारा के विपरीत दिशा में जाएगा तो फिर वही बात, चाल गुना समय करेंगे दूरी। तो अब चाल हमारा क्या हो गया, धारा के विपरीत दिशा में x माइनस वाई, तो यहाँ चाल हो जाएगा x माइनस वाई। यहाँ आ रहा है तो समय कितना लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है, या मिनट नहीं, इसे चेंज नहीं करना होगा, यानी इसमें 60 से भाग करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए केवल हम 1 से गुना करेंगे। तो फिर कितना दूरी तय करना, 8 किलोमीटर गए तो 8 किलोमीटर न लौट के आएगा, यानी बराबर 8 कर देंगे। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ नहीं होगा, x माइनस वाई बराबर 8, आपका दूसरा समीकरण।
हम इसी दोनों समीकरण को हल कर देंगे, हमारा एक्स और वाई का मान आ जाएगा, तो नाविक की चाल और धारा का चाल हमें मालूम हो जाएगा। तो आप पहले यहां तक समीकरण नोट कर लीजिए, फिर हम आगे आपको समझाते हैं। दोस्तों समीकरण को मैंने यहाँ फिर लिख दिया है, इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ एक गुणांक जब सेम है तो सीधे माइनस कर दीजिए। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 12 x माइनस वाई बराबर 8। घटाते हैं तो चिन्ह चेंज कर देंगे, x कैंसिल, y 2y बराबर हो जाएगा 4। या 2 से 2 कैंसिल, x y का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। फिर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है? x प्लस 2 बराबर 12 x और y का वैल्यू आ गया आपका 2, तो प्लस 2 बराबर 12 x, तो 12 माइनस 2, इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा आपका 10। x का वैल्यू आपका 10 आ गया, y का वैल्यू हमारा क्या आ गया 2 आ गया। तो आप यहां तक नोट कर लीजिए। फिर हमारा यह प्रश्न क्या था दोस्तों? तो इस प्रकार आपका x का वैल्यू कितना आ गया 10 और y का वैल्यू क्या आ गया 2। तो आप इसे लिख लीजिए। x हम क्या माने थे? नाविक का चाल, तो नाविक का चाल कितना आ जाएगा? नाविक की चाल x था तो आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा की चाल y था तो y आ गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहां तक बात समझ में आया होगा। अगर आज की क्लास आपको पसंद आया होगा तो जब मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो आप एक लाइक बटन जो आपका बनता है, अगर आप तक अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।